बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर 3rd ईयर वाले पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए जिन्होंने प्रशासन और लोकनीति डिसिप्लिन का सब्जेक्ट ले रखा है। और इस बार आपको सिलेबस में बेसिकली पूरा प्रशासन लोकनीति को समझना है और सिर्फ उसके कंसेप्ट और थ्योरी को समझना है। कुछ प्रैक्टिकल नहीं है कि प्रशासन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे एक शासन चलाया जाता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और क्या कैसे कोई पॉलिसी लागू होती है, उसके पीछे क्या क्या नियम होते हैं, कानून होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको तथ्य और सिद्धांत पढ़ना है, यानी कि प्रशासन को लेकर के किस किस तरीके के सिद्धांत पारित हुए हैं, क्या क्या प्रशासन में तथ्य हैं जो दिए गए हैं। और तथ्य ऑब्वियस बात होती है, तथ्य का मतलब यही होता है किसी इंसान या फिर किसी भी मनुष्य के द्वारा कहे गए शब्द, ठीक है, उसका बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू कि उस चीज़ को लेकर के वो क्या क्या कहने चाहता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रशासन और लोकनीति में जो अलग अलग राजनीतिज्ञ हैं उनके अलग अलग मुद्दों पर क्या क्या बातें रही है, क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं, यही पढ़ोगे आप। यानी बेसिकली सिर्फ रटना है, सिर्फ देखना है, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है सिलेबस में। सिलेबस के अगर मैं आपको एक बार बता दूं तो टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 हमने ऑल ओवर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कुछ था नहीं। यूनिट 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, बच्चों को समझने में भी दिक्कत आया है कि सिलेबस क्या है। देखो यूनिट 2 में अगर आप पिछली वीडियो देख करके आए होगे तो सब कुछ क्लियर होगा। यूनिट 2 के अंदर आपको कम से कम 4 चैप्टर पढ़ना है, कम से कम 4 चैप्टर, और उसके भी अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो उसको सिंपली तरीके से समझने के लिए आप एक काम करो, यूनिट 2 का ये जो प्रशासनिक सिद्धांत है इसको नाम दे दो चैप्टर नंबर 1, और ये जो नवशास्त्रीय सिद्धांत है इसको नाम दे दो चैप्टर नंबर 2। ओके, अब इस चैप्टर के भी 2 पार्ट है। इसके अंदर शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ना है, और शास्त्रीय सिद्धांत का एक वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है, इसको बोल दो लेसन नंबर 1, चैप्टर 1 का लेसन नंबर 1। और प्रशासनिक प्रबंधन को बोल दो चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 2। क्लियर हो गया। इसी टाइप से आप यहाँ पर भी देख लो, ये जो है चैप्टर 2 का मानव संबंधी सिद्धांत, इसको बोल दो चैप्टर 2 का लेसन नंबर 1, और इसको बोल दो चैप्टर 2 का लेसन नंबर 2। ओके, ताकि आप डिवाइड भी रहे और आपको सिलेबस भी क्लियर हो कि कहाँ कहाँ से टॉपिक आना है। 3rd में भी कुछ भी नहीं है। 3rd में सिंपली आपको जो है विकास प्रशासन समझना है, और चौथा है लोकनीति की समझ। ठीक, इसमें भी वही प्रासंगिकता पढ़ोगे, क्या क्या सिद्धांत है, सब कुछ वही पढ़ोगे। ओके, तो सिलेबस को लेकर के कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको पता है कि आपके जो कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट होंगे वो 15 अगस्त के बाद ही होंगे, या हो सकता है 15 अगस्त के लास्ट वीक तक भी स्टार्टिंग हो उसकी। ठीक है, सिचुएशन जैसी भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो 15 अगस्त तक तो बोल दिया गया है कॉलेज ने, और हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त से पहले पहले अपना पॉलिटिकल का सिलेबस हम ख़त्म कर दें, ताकि हम अदर सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर सके। ठीक है, कोशिश यही रहेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लो। और पॉलिटिकल साइंस का इस बार कुछ भी नहीं है, थ्योरी है, तो साथ के साथ मेरे अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना लिया करो, ताकि आपको चीज़ें हैंड टू हैंड क्लियर हो। तो अब हम जो बात करेंगे वो बेसिकली हम बात करेंगे यूनिट 2 के ऊपर ही। और यूनिट 2 का इससे पहले हमने जो है चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा देने की, प्रशासनिक सिद्धांत ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, यानी कि चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो गया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर 2 के लेसन 1 की। किसकी? यूनिट 2 चैप्टर 2 के लेसन 1, यानी कि मानव संबंधी सिद्धांत। इसमें हम एल्टन मेयो के द्वारा जो जो चीज़ें कही गई है उसी को हम पढ़ेंगे। तो फटाफट हम वो समझते हैं। अब हम देखो शोल की बुक से लिया गया ये कंटेंट है। देखो बेसिकली इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है इस बार जो आपको पढ़ना है वो नवशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ोगे। अब देखो शास्त्रीय सिद्धांत आपने पढ़ा था, अब आगे बढ़ते टाइम तक उसी को नाम दे दिया गया नवशास्त्रीय सिद्धांत, जिसके अंदर कुछ परिवर्तन दिखे। इसमें आपको पढ़ना है मानव संबंधी सिद्धांत के बारे में, यानी कि इसके अंदर मानवों को क्या क्या दिया गया है। अगर आप देखोगे इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा जॉर्ज एल्डन मेयो के बारे में। ठीक है, इनकी प्रारंभिक प्रयोग कहते हैं। साथ में एक और राजनीतिज्ञ है हॉर्थॉन। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें कही गई। मानव प्रकाश व्यवस्था की इन्होंने बात कही, मानवीय विभक्ति की बात करी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है मानव संबंधी सिद्धांत के निष्कर्ष, शास्त्रीय सिद्धांत और मूल्यांकन आपको पढ़ना है। सिर्फ यही टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इधर देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ेंगे मानव संबंधी सिद्धांत क्या होते हैं और इसका क्या क्या मूल्यांकन है। ठीक है, फिर हम जॉर्ज एल्डन मेयो जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वास्तव में एक प्रोफेसर थे, और हॉर्थॉन के द्वारा जो जो चीज़ें कही गई हैं, इन्होंने मानव प्रकाश व्यवस्था की बात करी, रिले असेंबली अध्ययन का इन्होंने बात कही, मानवीय अभिव्यक्ति की भावनाओं की बात कही, साथ में इन्होंने बैंक वायरिंग जो अवलोकन किया गया था इसके बारे में बात कही।
उसके बाद हम पढ़ेंगे चेस्टर आई बर्नार्ड का मानव संबंधी सिद्धांत, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मानव संबंधी सिद्धांत, इसी को हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखो आप, प्रोफेसर जॉर्ज एल्डन मेयो कौन थे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे शीट का प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि इस बार उस पर था नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए आपको इसी टाइप से मैंने हैंडमेड नोट्स के थ्रू ही पढ़ाने की कोशिश की है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर ना आए कुछ समझ में तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं वहाँ पे बता दूँगी आपको। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये इंडिया के नहीं है, ये बाहर के ही है, और अधिकतर राजनीतिज्ञ बाहर के ही हैं, आउट ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है एनीलैंड यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक एवं दर्शन का अध्ययन किया था। ये एक मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र का ये अध्ययन करता है। अब देखिए मानव संबंधी सिद्धांत में जो चेस्टर आई बर्डन है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है। इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए। इन्होंने सहयोगात्मक प्रणाली के रूप में संगठन होना चाहिए, इन्होंने ये बात बोली। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की बात करी। प्राधिकरण में सहमति सिद्धांत क्या होता है, इसकी इन्होंने बात करी। नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसकी बात करी। साथ में संचार की चीज़ों पे भी बात कही। देखिए सहयोगात्मक प्रणाली के रूप में संगठन होना चाहिए। इन्होंने बोला कि संगठन को बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक लोगों के बीच में आपसी सहयोग नहीं होगा तब तक एक संगठन का विकास नहीं हो सकता। सही बात है। बिना दूसरों की सहायता के, सहयोग के, व्यक्ति के पास संगठन का संचालन करने की सीमित क्षमता होती है। समझ में आ गया। उन्होंने इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की बात कही, जहाँ पे वो कहते हैं कि संगठन को बेहतर तरीके से कार्य करने में औपचारिक और अनौपचारिक संरचना की एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। ठीक। प्राधिकरण की बात कही इन्होंने। इनके अनुसार सहमति और स्वीकृति प्राधिकरण का आधार है। और इसके अलावा उन्होंने प्राधिकरण की 4 आवश्यक शर्तें भी बोली। उन्होंने बोला बहुत गम्यता होनी चाहिए, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समरूपता लोगों के अंदर होनी चाहिए, व्यक्तिगत हित के लिए सुसंगत रूप से काम करने चाहिए, और भौतिक और मानसिक क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए कि वो दूसरों को समझ सके। उसके अलावा इन्होंने योगदान की बात कही। इन्होंने बोला कि जिस तरीके से संगठन के अंदर योगदान है तभी उसका आगे हम बढ़ सकते हैं। श्रम के संदर्भ में योगदान होना बहुत ज़रूरी है। नैतिक जिम्मेदारी, कार्यकारी की नैतिक जिम्मेदारी संगठन की बुनियाद होती है। संचार की इन्होंने बात कही। किसी सहयोगी प्रणाली की सफलता अच्छे संचार तंत्र पर निर्भर करती है। संचार क्या होता है? संचार क्या होता है? जिससे व्यक्ति अपने भाव को आगे रख सके। ठीक है। अब एक संगठन में संचार होना वास्तव में बहुत ज़रूरी है, तभी वो संगठन आगे भी बढ़ सकता है। अब आप अगला टॉपिक देखिए, मानव संबंधी सिद्धांत के निष्कर्ष को अब हम पढ़ेंगे। देखिए निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर आपको 5 निष्कर्ष पढ़ने हैं। देखिए पहला जो निष्कर्ष वो निकाला गया है मानवीय तत्वों पर जोर देकर। मानव संबंधी सिद्धांत संगठन को पूर्णतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो संगठन में या संगठन के कार्य में मानवीय तत्वों पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला निष्कर्ष क्या है? मानवीय तत्वों पर जोर। इसको लिख लो की पॉइंट्स में आप। ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है, इन्होंने कहा है कि श्रमिकों के जो उत्पादन और कार्य संतुष्टि में जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है। श्रमिकों को अपने साथ अपनी संस्कृति, अभिव्यक्ति, विश्वास और जीवन जीने की पद्धति को लेकर के चलना चाहिए, और संगठन को इन सभी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है। तीसरी जो बात कही गई है वो उत्पादन और प्रेरणा के स्रोतों पर कही गई है। यह अनौपचारिक रूप से प्रभाव की पहचान है। चौथा जो बात कही गई है वो अपनेपन की भावना उत्पन्न करने की कही गई है। ठीक है। अपनेपन की भावना संगठन के अंदर होनी चाहिए, ये एक इसका निष्कर्ष है। पांचवी जो बात कही गई है वो प्रबंधक के नए रूपों की खोज के लिए बात कही गई है। ठीक है। जहाँ प्रबंधक, श्रमिक और प्रबंधकों के बीच की दूरी को जो कम करते हैं, यानी आपस में संबंध होना चाहिए। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मानव संबंधी सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत। देखो वर्सेस है, इसका मतलब इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है। वर्सेस है, दोनों में से कौन सा बेहतर है ये हम देखेंगे। मानव संबंधी सिद्धांत अच्छा है, ये शास्त्रीय सिद्धांत अच्छा है। देखिए मानव संबंधी सिद्धांत क्या कहता है? ये बोलता है कि बेहतर उत्पादन को बढ़ावा और मूल विचार के साथ अलग अलग विचार भी ये रखता है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत बेहतर उत्पादन पर ही बढ़ावा देता है। यानी कि एक तरफ ये बेहतर, मानव संबंधी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि उत्पादन होना चाहिए लेकिन व्यक्ति के विकास में भी होना चाहिए, व्यक्ति का विकास भी हो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पर शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है? सिर्फ उत्पादन पर जोर देता है, और ये बहुत पुराना भी है। तो इसके अकॉर्डिंग मानव सिद्धांत बहुत अच्छा है। कार्यकुशलता पर ये जोर देता है। व्यक्ति और अनौपचारिक समूह भी इसके अंदर शामिल है। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक।
मानव विकास पर जोर और शास्त्रीय सिद्धांत का उन्मूलन इसके अंदर होना चाहिए। और वहीं शास्त्रीय सिद्धांत कहता है कि अमानवीय कारकों से जो उन्मूलन हो रहा है वो उनका शिकार हो रहा है। कौन? संगठन की बात कही गई है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो मानव संबंधी सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत से बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अब हम अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मानव संबंधी सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है। पेन चेंज कर लेते हैं। मानव संबंधी सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है? देखिए, प्रथम आलोचना जो हॉर्थोन के द्वारा की गई है, इनके प्रयोग के द्वारा शोध पद्धति की कमियों को बताने के लिए किया है। जो कहते हैं कि इनका सैंपल अपर्याप्त है, पूरे संगठन के साथ व्यवहार ये नहीं करता। ये किसने बोला है? कैरी के द्वारा कही गई है। किसके तथ्य की आलोचना की गई है? जो हॉर्थोन ने बताया था। हॉर्थोन के सिद्धांत की आलोचना करी है कैरी जी ने। ठीक है, याद रखना। दूसरी आलोचना, ये सिद्धांत आर्थिक आयाम से नहीं जुड़ा हुआ। ये किसने बोला? पीटर जी ने बोला। तीसरी आलोचना कही जाती है कि संगठन में संघों की भूमिका का कम समझ के कारण ही इस सिद्धांत की आलोचना बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। ये रॉलेस जी ने कहा है। कुछ मार्क्सवादी आलोचक भी है जो हॉर्थोन की शोधकर्ता को कायर समाजशास्त्री बोलते हैं, इसको पसंद नहीं करते। शास्त्रीय सिद्धांत से प्रेरणा लेने के कारण भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ये ज़्यादा समय तक कामगारों को भलाई और संतुष्टि को सुनिश्चित नहीं करता। तो दिख गया आपको आलोचना किस किस चीज़ों पे की गई है। ये सभी आपको पॉइंट्स में, कीवर्ड्स में आप लिख लेना। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में भी हमने यूनिट 2 का चैप्टर 2 का लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आप जा करके देखो, उसमें हम लेसन 2 ख़त्म करेंगे। किसका लेसन 2 ख़त्म करेंगे? यूनिट 2 के चैप्टर 2 का लेसन 2 ख़त्म। ठीक, फिर उसके बाद आपका टोटल यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 यूनिट और बचेगी, वो भी हम कोशिश करेंगे अगस्त तक ख़त्म करने की। ओके, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट हो या आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये जो भी डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर कुछ वर्ड्स को समझने में ये दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।